Hello students, last time we have studied about types of crystalline solids. तो हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद है। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड लास्ट वन इज योर मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, इजी था। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनका पर्टिकुलर उसके अंदर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट है एटम्स का, हमने पढ़ चुके हैं ना। तो हमने अब ये पढ़ना है कि जो उनका क्रिस्टल लैटिस है वो किस टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये थोड़ा एकदम न्यू टॉपिक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखना है वीडियो को। ठीक है, क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट कुछ नहीं है, आपको जो जिन स्ट्रक्चर समझते हो ना, जिस पार्टिकुलर यूनिट से स्ट्रक्चर बना है वो क्या होगी? स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, तो या तो बेसिस बोल दो या मोटिव्स बोल दो। ठीक है, बेसिस और मोटिव्स में कुछ खास फर्क नहीं है। बेसिस और मोटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली मोटिव्स तो नंबर, मतलब किसी भी क्रिस्टल में अगर एटम्स प्रेजेंट है तो एटम्स मोटिव्स कहलाएंगे, अगर आयंस प्रेजेंट है तो आयंस मोटिव्स कहलाएंगे, अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल मोटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, तो दीज आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं बताती जाऊंगी। अभी अगर लग रहा हो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स, किन पॉइंट्स की बात मैं कर रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये किन पॉइंट्स की बात हो रही है, कौन से पॉइंट्स पर पड़े हैं स्पेस लैटिस में। ठीक है, ठीक है, जब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर पड़े होंगे किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, तो कोई ना कोई पैटर्न जनरेट हमेशा होगा। ठीक है, तो वो पैटर्न भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक टर्म है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, 3 डायरेक्शनों में, 3 कौन सी? एक्स, वाई और जेड। 3 डायरेक्शन में जब कोई भी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अरेंज होते हैं किसी भी सॉलिड में, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे स्पेस लैटिस बोलेंगे। ठीक है, अब मोटिव्स में बता रही थी जिनसे मिलकर स्ट्रक्चरल यूनिट बनते हैं। मोटिव्स होते क्या? कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल होगा, अगर मॉलिक्यूल से बना है सॉलिड, एटम हो सकते हैं अगर एटम से बना है, या फिर आयन हो सकता है अगर सॉलिड आपका आयन से बना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चीज़ पढ़नी है ईच पॉइंट ऑन लैटिस। अच्छा, लैटिस होता क्या है? लैटिस मैं आपको बता चुकी हूँ, लैटिस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, लैटिस कुछ नहीं है, पॉइंट्स का सेट है। मान लो आपने कुछ कोई भी पॉइंट सपोज करो, मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ हल्का से। यहाँ पे देखो, सपोज करो मैंने पॉइंट्स अरेंज कर दिए ऐसे। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, फिर किस तरह का बना देगा? स्फीयर बना दे, है ना। सॉरी, यहाँ से ऐसे ऐसे स्फीयर बना दिया। अगर मैंने 3 पॉइंट्स ऐसे अरेंज कर दिए तो ये ट्रायंगुलर बना दिया, है ना। तो लैटिस क्या है? लैटिस कुछ नहीं है, सेट ऑफ पॉइंट्स है दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो ये डिस्क्राइब करेगा कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, जैसे स्फीयर की फॉर्म में अरेंज है, ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज है, या हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज है, या फिर क्यूबिकल फॉर्म में है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? देखो, लैटिस आपको समझ में आ गया है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो किसी पर्टिकुलर फिगर को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में जो भी लैटिस होगा, है ना, हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो होगा ना पॉइंट्स का। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको बात? ठीक है, जैसे क्यूब क्या है? क्यूब एक शेप है। ठीक है, क्यूबिकल जो आप देखते हो ना क्यूब, वो एक पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, तो क्यूब मेरा क्या हो जाएगा? लैटिस हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। ठीक है, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर क्यूबिक लैटिस मिलता है, ठीक है, क्यूबिक शेप में अरेंज हैं उसके पार्टिकल्स, उसके जो यूनिट सेल हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस क्यों कहला रहा है? क्योंकि सॉलिड कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है ना, और लैटिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना है यूनिट सेल। एक चीज़ हमने समझनी है, यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल कुछ नहीं होता, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट स्पेस लैटिस। जैसे स्पेस लैटिस एज्यूम करो आप कि एक बॉल क्या है? स्पेस लैटिस है। बॉल, दीवार, ये क्या है? स्पेस लैटिस है। तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एक ब्रिक, ईंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ब्रिक।
ब्रिक क्या है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो एक वॉल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हुआ, ब्रिक। मतलब ब्रिक वॉल की क्या हुई, यूनिट सेल। ठीक है, जैसे हमारी क्या है, मतलब बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है ना। तो सेल हमारी क्या होती है कि यूनिट पार्ट, मतलब समझ रहे हो ना, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी है। ठीक है, जैसे ईंट से मिलकर दीवार बनी है, सेल से मिलकर ह्यूमन बींग बने हैं। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लेटिस क्या होगा, यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, ये आपको जस्ट याद रखना है। फिर उसके बाद है यूनिट सेल। यूनिट सेल हम अब अलग अलग तरह के यूनिट सेल हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। तो वो हम उन्हें कैसे करेक्टराइज करेंगे, करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं यूनिट सेल को, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एजिस की बेस पर, एजिस समझते हो ना, एज समझते हो ना किसी भी चीज़ का, एज क्या होता है, ये सपोज करो जैसे दिस इज़ अ क्यूबॉइड, दिस इज़ अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या है, इसकी एज है, ये वाला, ये किनारा, ये कॉर्नर, दिस इज़ एज। और ये क्या है, ये भी एज है, ये एज है, ये एज है। एज इज नथिंग, किनारा। ठीक है, ये किनारा। ओके, या तो उसके एजेस के बेस पर कि उसके एजेस की लेंथ क्या क्या है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स के बेस पर। एंगल्स मैं बताऊँगी कैसे, एंगल्स की बेस पर भी हम उसे करेक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के हैं, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो एजेस के बेस पर या फिर एंगल्स के बेस पर। एजेस तीन तरह की हो सकती हैं किसी भी क्यूब में, ए बी सी। देखो सपोज करो दिस इज़ योर ए, दिस इज़, ये क्या है आपकी ए, मैंने इसको जूम किया, ये क्या है, ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, ऑरेंज इज योर ए। और जो सिंपल ब्लू लाइन है ये क्या है, बी। और जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है वो सी है। ठीक है, अज्यूम कर लिया आपने, ए बी सी अज्यूम कर लिया। ये कुछ नहीं है, ये वही है एक्स वाई जेड, तीन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, स्पेस थ्री डायमेंशन में। ठीक है, नाउ एंगल कैसे दिखाना है किसी भी, अब यहाँ पे तीन एंगल बन सकते हैं ना, तीन एजेस के बीच में, तीन ये जो मैंने बनाई है तीन डायरेक्शन, ए बी सी, ये किसी क्यूब के क्या है, एजेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने तीन तरह के एंगल्स भी दिखाए, एक ग्रीन कलर का एंगल दिखाया, एक ऑरेंज और एक ब्लू। ठीक है, तो अल्फ़ा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, गामा कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए जो ए के अपोजिट एंगल है, ए के अपोजिट कैसे देखोगे, इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो ऑरेंज के अपोजिट कोई एंगल दिख रहा है ना, जो मैंने ऑरेंज कलर में ही ड्रॉ किया है। तो ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, अल्फ़ा। तो ये ऑरेंज वाला एंगल कौन सा है, अल्फ़ा। नाउ बी के अपोजिट एंगल, बी ब्लू कलर का है ना, इसके अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस वन इज योर बीटा। ठीक है, नाउ सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी को मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल सी के अपोजिट है ना, इस बॉल ये जो एज है इसके अपोजिट एंगल ये वाला है ना, तो सी के अपोजिट एंगल क्या कहलाएगा, गामा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा, गामा, और ये ए बी सी। तो हर अलग अलग यूनिट सेल में, मतलब कई तरह के यूनिट सेल होते हैं ना, तो सब में क्या होगा, ए बी सी का लेंथ अलग अलग होता है, किसी में तीनों इक्वल होते हैं, किसी में दो इक्वल होंगे। ठीक है, एक अलग होगा, या किसी में तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे देयर सो मैनी केसेस बनने वाले हैं आगे। ठीक है, उसके बेसिस पर हम यूनिट सेल को क्या करेंगे, करेक्टराइज करेंगे। ठीक है, आपको आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। नाउ हम आगे मूव करते हैं। अब है हमारा यूनिट सेल्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ योर प्रिमिटिव, सेकंड इज़ योर सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल हैं जहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल आपका सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर, प्रेजेंट ओनली ऑन दी कॉर्नर्स। सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स पर देखने को मिलेगा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, साथ ही साथ में अदर देन कॉर्नर पोजीशंस। ठीक है, उन पोजीशन पर भी होंगे, कॉर्नर के अलावा जो दूसरी पोजीशंस होती हैं ना, मैं बताऊंगी कौन कौन सी पोजीशन होती हैं कॉर्नर के अलावा दूसरी। ठीक है, वो उन पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉर्नर पर भी होंगे, साथ में जो कॉर्नर के अलावा दूसरी पोजीशंस होती हैं किसी स्ट्रक्चर में, उन पर भी प्रेजेंट होंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। और जहाँ सिर्फ कॉर्नर पर होंगे उन्हें कहेंगे प्रिमिटिव। ठीक है, नाउ अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है तीन टाइप्स में। ऐसे और भी हैं पर आपके सिलेबस में सिर्फ तीन टाइप्स हैं।
बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। 3 टाइप समझ में आए। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, कोई यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड कब कहलाएगा, जब कॉर्नर्स के अलावा जो आपके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, उसकी बॉडी में भी होंगे। जैसे सपोज करो ये आपका कोई क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है ना, इसे कितने कॉर्नर्स हैं, लेट अस कैलकुलेट। दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये पीछे वाला कौन सा होगा 7, और इधर जहाँ मेरा ये थंब है ये कौन सा होगा 8। तो कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है, ठीक है, सपोज करो। अब इसके अंदर कोई होगा, इसके अंदर कोई होगा तो आपको नज़र आएगा क्या, अगर मैं इसके अंदर कोई पार्टिकल रख दूँ अभी आपको नज़र आएगा क्या, नहीं आएगा ना, वो इसकी अंदर बॉडी में चला गया ना, ठीक है। तो ऐसा यूनिट सेल जहाँ पर इन कॉर्नर्स पर भी हो पार्टिकल और साथ में कहाँ हो, इसकी बॉडी के अंदर भी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, ये तो आप जान चुके हैं कि सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ में और कहीं भी होगा, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है फेसिस पर होगा। अब किसी स्ट्रक्चर में फेसिस कौन कौन से होते हैं, हर स्ट्रक्चर में 6 फेस आपको देखने को मिलते हैं। फेस कहते किसको हैं, फेस कहते हैं जो सरफेस है ना आपका, दिख रहा है ना आपको ये वाला सरफेस, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ठीक है, ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है, और नीचे वाला भी एक फेस होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी फेसेस यू कैन सी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्यूबॉइड में और क्यूब में, ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में क्यूब है बट मेरे पास अभी क्यूब नहीं था तो मैंने एक मैच बॉक्स से ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप इसको जस्ट क्यूब ही एज्यूम कर लें, तो वहाँ पर भी क्या होंगे, 6 फेसेस ही होंगे। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही तो फ़र्क है कि क्यूब की सभी एजेस इक्वल होती हैं जबकि क्यूबॉइड की सभी एजेस इक्वल नहीं होती, बाकी शेप तो सिमिलर ही है, ठीक है। तो क्यूब में भी कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो कॉर्नर्स पर होंगे, कितने कॉर्नर्स हमने काउंट किए, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर होंगे और साथ में 6 फेस पर होंगे। एफ स्टैंड फॉर फेस, ठीक है, मैं फुल नहीं लिख रही, शॉर्ट में लिख रही हूँ तो आप समझ आइएगा, ठीक है। नाउ एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में कहाँ होगा, एंड सेंटर्ड होगा 8 कॉर्नर्स पर, वो तो होना ही होना है, साथ में कहाँ होगा, 2 अपोजिट फेसेस पर, 2 अपोजिट फेसेस पर। 2 अपोजिट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों। इसके अपोजिट कौन सा है, ये, अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर हो, कॉर्नर्स पर हो और 2 अपोजिट फेसेस पर हो, जैसे इस पे हो गया और इस पे हो गया, ठीक है, मान लो इन 2 अपोजिट फेसेस पर है तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड कहलाएगा, ठीक है। तब वो फेस सेंटर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि फेस सेंटर्ड कब होता है, जब सारे फेसेस पर होगा, कॉर्नर्स के अलावा जब सारे फेसेस पर होगा तभी वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड कहलाएगा। अगर वो सिर्फ 2 फेसेस पर है कॉर्नर्स के अलावा तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड। 2 फेसेस कैसे होने चाहिए, लिख लेना, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। हो सकता है ये दोनों हो या फिर ये 2 हो, ये 2 या फिर ये 2 फेसेस, ये वाला और ये वाला, ये जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, उन पर होगा। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी क्रिस्टल की रेगुलर फिगर्स, ठीक है। कितने तरह के क्रिस्टल, जैसे हमने बताया ना, डिफरेंट क्रिस्टल होंगे, किस पे डिपेंड करेगा, उनके यूनिट सेल पर। और यूनिट सेल कैसे कैरेक्टराइज किए थे हमने, उनकी एज लेंथ पर, जैसे ABC मैंने बताया था ना कि तीनों इक्वल भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई 2 इक्वल हों, हो सकता है तीनों ही इक्वल ना हों, है ना। और एंगल्स के बेस पर, एंगल बताया था अल्फ़ा बीटा गामा, कि वो तीनों इक्वल हैं या 2 इक्वल हैं, तीनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है ना। इन बेसिस पर हमने क्रिस्टल को 7 रेगुलर फिगर्स में क्लासीफाई किया है, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट याद रखना, क्यूब, फर्स्ट क्या है आपकी क्यूबिक या क्यूब बोल दीजिए, ठीक है, क्यूब, फर्स्ट इज योर क्यूब, क्यूब। सेकेंड इज योर टेट्रागोनल, सिर्फ नाम याद रखिए, शेप याद करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, नाम याद रखिए, टेट्रागोनल। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ इज योर हेक्सागोनल,
hexagonal. सेवन्थ इज योर रोम्बोहेड्रल. सेवन्थ इज योर रोम्बोहेड्रल. ठीक है, कितना क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इसको लर्न करना है. ठीक है, कैसे लर्न करनी है सेवन की सेवन शेप्स आपको. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना. सर मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्यूट आवर मदर. सबको पता है हमारी मदर क्या, सबको अपनी मदर क्यूट लगती है ना, तो आप याद रखो क्यूट आवर मदर. हमारी मदर क्या है, क्यूट है. तो जहाँ आपने ये सेंटेंस याद रख लिया वहीं आपको सेवन शेप्स याद हो गई. देखिए, सी यू स्टैंड फॉर क्यूबिक. सी यू क्या स्टैंड करता है, क्यूबिक. टी ई यहाँ पे क्यूट बने टेट्रागोनल. टेट्रागोनल. आवर से क्या याद रखोगे, ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक. एमओ से क्या याद रखोगे, मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक. टी से ट्राई क्लिनिक. टी से ट्राई क्लिनिक. एच से एच ई ये वाला हेक्सागोनल. ठीक है, और आर से क्या याद रखोगे, आर से याद रखोगे आप रोम्बोहेड्रल. आर से याद रखोगे रोम्बोहेड्रल जो लास्ट शेप थी. तो क्यूट आवर मदर आपकी ट्रिक है इन सेवन शेप्स को याद करने की. ये ऐसे पेपर में नहीं लिखना है. ठीक है, ये सिर्फ आपके अपने पर्पज़ के लिए, मतलब आपको जो याद करने का काम है वो थोड़ा इजी करने के लिए. ऐसा नहीं आप पेपर में वहाँ लिख के आओगे क्यूट आवर मदर. नो, इट्स नॉट राइट. ठीक है, क्लियर. अब हमने क्या पढ़ना है, ये जो साथ हमने रेगुलर शेप्स हमने पढ़ी हैं किसी क्रिस्टल की. अब इन बेसिस पर हमने 14 ब्रेविस लैटिस पढ़ने हैं. ब्रेविस लैटिस आपको पता है क्या था, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, जो किसी भी ज्योमेट्री को डिफाइन करेगा. ठीक है, किसी शेप को डिफाइन करेगा, वो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हम लैटिस बोलते हैं. ठीक है, ओके. ब्रेविस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, शायद मैथमेटिशियन था, पता नहीं, फिजिक्स मैथमेटिशियन ही था. तो उसने ये 14 जो फिगर्स थी वो क्लासीफाई करी थी. ठीक है, क्लियर. तो उसके नाम पर ब्रेविस नाम रखा गया है और कुछ नहीं. तो ये 14 ब्रेविस लैटिस कैसे बनेंगे, इन 7 फिगर से. ठीक है, देखो कैसे बनते हैं. जो आपका क्यूबिक है ना, क्यूबिक वो 3 तरह का होता है. 3 तरह का कैसे, मतलब उसमें आपको प्रिमिटिव भी देखने को मिलेगा. प्रिमिटिव याद है ना, जहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे. बॉडी सेंटर्ड भी होता है क्यूबिक. बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में फेस सेंटर्ड भी होगा, और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेसेस पर. और कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, 6. आई टोल्ड यू 6 फेसेस. आपको ये चीज़ें नहीं भूलनी है, साथ के साथ याद करते जाइए. ठीक है, तो टोटल क्यूबिक के अंदर कितने हो गए हैं, कितने टाइप्स हो गए, एक क्यूबिक के अंदर कितने टाइप्स हो गए, 3 हो गए ना, तो टोटल हो गया 3. ठीक है ना, मतलब एक क्यूबिक 3 तरह का होगा. एक क्यूबिक एक अकेला नहीं है, उसमें हमें 3 तरह के टाइप्स देखने को मिले हैं. हमने जब डिफरेंट क्रिस्टल की स्टडी करी ना, तो हमने देखा कि क्यूबिक जो है ना वो 3 ही तरीके से देखने को मिल पा रहा है. या तो वो प्रिमिटिव दिखता है, या वो बॉडी सेंटर्ड, या फिर वो फेस सेंटर्ड. तो मतलब क्यूबिक ऐसा हुआ. टोटल टाइप्स को क्यूबिक कितने हुए, 3 हुए. तो क्यूबिक के हो गए 3. नाउ टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में आपको सिर्फ 2 ही टाइप देखने को मिले हैं. कौन कौन से, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड. तो टोटल कितने हो गए टेट्रागोनल, 2 हो गए. ठीक है ना, एक टेट्रागोनल में कितने हो गए, 2 हो गए ना, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड. थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में आपको चारों टाइप देखने को मिलेंगे. चारों कौन कौन से, P फॉर प्रिमिटिव, P फॉर प्रिमिटिव, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर, साथ में फेस सेंटर्ड. ये चारों टाइप्स आपको किस में देखने को मिलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक शेप में. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हैं. तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 हैं. ठीक है. मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में 2 टाइप देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड याद है ना, 2 अपोजिट फेसेस पर, कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर जब कंस्टेंट पार्टिकल होंगे तब वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड कहलाएगा. तो मोनोक्लिनिक में कितने हो गए, टोटल 2 हो गए हैं. ठीक है, अब नाउ बचे कितने, मोनो हो गए ना, 3 बच गए. कौन कौन से, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल. इन तीनों में जो लास्ट के 3 है ना आपके, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, इन तीनों में सिर्फ एक ही देखने को मिलता है. कौन सा, प्रिमिटिव. तीनों में सिर्फ प्रिमिटिव देखने को मिलेगा. तो इनका टोटल कितना हुआ, 1. इसका भी कितना हुआ, 1, क्योंकि एक ही देखने को मिलता है तो इनका टोटल 1 हुआ, सबका अलग अलग. ठीक है ना, ओके. अब हमें सारों के टोटल कर लेना है. ठीक है, जैसे क्यूबिक के हो गए 3, टेट्रागोनल के हो गए 2, तो 3 + 2 5, फिर 5 + 4 9, 9 + 2 11,
और ये 12, 13 एंड 14, इस तरह से 14 ब्रेवियस लैटिस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि शेप्स तो 7 ही हैं, जो रेगुलर शेप्स हैं वो तो 7 ही हैं, बट हर शेप के अंदर हमें किसी में 3 तरह के यूनिट सेल देखने को मिले हैं, किसी में 2 तरह के, किसी में 4 तरह के, किसी में 1 तरह के। उन बेसिस पर टोटल जो हमने काउंट करके देखा कितने बनते हैं, 14 ब्रेवियस लैटिस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। हमको कैलकुलेट करने हैं किसी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब जैसे प्रिमिटिव की बात करूँ, अगर कोई यूनिट सेल प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मतलब आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो किस किस पर है, सिर्फ कॉर्नर्स पर है। अभी मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको। एक क्यूब बनाओ, थोड़ा जिसका ड्राइंग अच्छा है अच्छे से कर लेना, मेरा तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स मैंने अभी गिनवाए भी थे आपको, जब मैं एक मैच बॉक्स के एग्जाम्पल से की हेल्प से मेरे को आपको याद हो तो मैंने आपको कॉर्नर्स गिनवाए थे। ठीक है, तो कितने कॉर्नर्स थे देखिए, 1 2 3 4, 4 तो ये ऊपर हैं और 4 ही कितने होंगे नीचे की तरफ, 1 2 3 4, तो 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, आपको देखने में क्या लगेगा कि एक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल हैं, क्योंकि हर कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हर कॉर्नर पर कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा जो उसका कांस्टेंट पार्टिकल है। मतलब अगर एटम उसका कांस्टेंट पार्टिकल है तो इन कॉर्नर्स पर एटम होगा, अगर आयंस उसकी कांस्टेंट पार्टिकल है तो इन कॉर्नर्स पर क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन कॉर्नर्स पर हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो देखने में अभी क्या लग रहा है कि 8 कॉर्नर्स हैं और 8 ही क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 होते हैं किसमें, प्रिमिटिव में। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है और हैव पेशेंस। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सॉलिड जो स्टेट है आपका चैप्टर वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है। जितनी अच्छी आप इमेजिनेशन करोगे उतनी जल्दी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए लिसन टू मी, मान लो सपोज कीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है, ये वाला। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस है। अब मान लो मैं इस कॉर्नर की बात करती हूँ, ये ऊपर वाला कॉर्नर जिसको मैंने ब्लू किया है। ठीक है, ब्लू कर रही हूँ मैं। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो यहाँ पर ये जो कॉर्नर पे पार्टिकल है, अब अकेला यही तो यूनिट सेल नहीं होगा, और भी तो यूनिट सेल होंगे। मान लो हो सकता है उसके साइड में ये भी हो, ये दूसरा इसके जैसा यूनिट सेल सॉरी। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, है ना, इधर भी हो सकता है, और हो सकता है इधर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना, कोई मनाही थोड़ी ना है। तो 8 हो गए। क्या हुआ है, ये लाइट ऑफ हो गया इसमें से, एक मिनट वेट। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो देखो कौन से किस कांस्टेंट पार्टिकल की मैंने बात करी थी, मैंने बात करी थी इस कॉर्नर वाले की। ठीक है, ये कॉर्नर। अब यहाँ पर जो कॉर्नर पर पार्टिकल है कितनों से शेयर हो रहा है, इधर से भी, एक तो खुद का है अपने साथ तो शेयर कर ही रहा है ना ये, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, और चौथा इसके साथ। तो एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ पर आपको चारों के साथ शेयर होता हुआ दिख रहा है, बट इसके ऊपर भी होता है हमेशा, इसके ऊपर भी होगा, है ना, एक यहाँ भी होगा। अगर एक यहाँ होगा सपोज करो, तो ये इसके साथ टच हो रहा है ना, तो मतलब ये इसके साथ भी शेयर होगा। अगर ये यहाँ पर हुआ तो ये देखो, अगर ये यहाँ पे हुआ तो ये इसके साथ भी टच हो रहा है। अगर ये यहाँ पर हुआ तो ये इसके साथ भी शेयर होगा। थोड़ी ये डिस्टर्ब होता जा रहा है हिलने से। ठीक है, अगर ये यहाँ पर एक होगा साथ में तो इसके साथ भी होगा। ठीक है ना, तो मतलब तो 4 तो ये होंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4, और 4 और कौन होंगे, जो यहाँ पर होगा इसके ऊपर होगा, जो इसके ऊपर होगा, जो इसके मतलब चारों के ऊपर जो होगा वो इस कांस्टेंट पार्टिकल से क्या करेगा, उसको शेयर करेगा अपने साथ। ठीक है, कि जो इसको टच करेगा ना बेटा, जैसे ये यहाँ पर इन चारों से टच हो रहा है, ये कांस्टेंट पार्टिकल जो मैंने ब्लू से डॉट से शो किया है, इन चारों से टच हो रहा है ना, तो मतलब ये चारों से इसको, मतलब ये अपने आप को इन चारों में शेयर कर रहा है। ठीक है ना, ये पार्टिकल अपने आप को इन चारों में शेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल तो एक ही प्रेजेंट है, बट शेयर करने वाले इसी कॉर्नर से, कॉर्नर तो एक ही प्रेजेंट है ना, इसी कॉर्नर से कौन बनेगा, इधर कोई यूनिट सेल बनेगा, इसी कॉर्नर से इधर कोई बनेगा,
इसी कॉर्नर से यहाँ बना हुआ यूनिट सेल और इसी कॉर्नर से यहाँ बना हुआ है। वैसे ही सिमिलरली इसी कॉर्नर से एक ऊपर बनेगा इसके ऐसे, और इसी कॉर्नर से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, मतलब 8 यूनिट सेल एक कॉर्नर को शेयर करते हैं। कितने करते हैं? 8 यूनिट सेल। ठीक है, आप अपने घर में मैच बॉक्स कलेक्ट करके या फिर आपके पास कोई भी रफ बॉक्सेस पड़े हों बेस, घर पर बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि एक कॉर्नर कितने में शेयर हो रहा है? एक कॉर्नर इज शेयर बिटवीन among 8 यूनिट सेल, among 8 यूनिट सेल। ठीक है, तो मतलब एक रोटी आपने, एक जो रोटी है आपने 8 पर्सन्स में आपने शेयर कर दी, डिवाइड कर दी। ठीक है, 1 चपाती, 1 रोटी आपने एक पर्सन में शेयर कर दी। तो एक पर्सन के पास रोटी का कितना पार्ट आएगा? 1/8। ठीक है, एक पर्सन के पास रोटी का कितना पार्ट आएगा? 1/8। सिमिलरली एक कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल में शेयर किया गया है। ठीक है, यूनिट सेल को पर्सन कंसिडर कर लो और कॉर्नर को रोटी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर किया गया है। तो एक यूनिट सेल के पास कितना पार्टिकल होगा? 1/8। ठीक है, 1/8 एटम या पार्टिकल जो भी उसका प्रेजेंट है। ठीक है, एक कॉर्नर पर समझ में आया? एक कॉर्नर यूनिट सेल नहीं लिखना था, कॉर्नर लिखना था। 8 यूनिट सेल है ना। हाँ, तो एक कॉर्नर पर कितना एटम प्रेजेंट होगा? 1/8, क्योंकि वो जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो गया है, तब तो उसके पास 1/8 एटम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो टोटल कॉर्नर्स कितने थे? 8 कॉर्नर्स थे ना, मैंने बताया था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कॉर्नर्स 8 थे। तो आपको दिखा तो था ना, पीछे में कभी ध्यान में आया हो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। जैसे मैंने बोला था एक रोटी 8 पर्सन में अगर आप शेयर कर देते हो तो एक पर्सन के पास कितनी रोटी रह जाएगी? 1/8 रोटी, है ना। ठीक है, सिमिलरली अगर एक कॉर्नर्स 8 यूनिट सेल में शेयर हो जाता है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर हो जाता है, तो एक कॉर्नर पर कितना पार्टिकल बचेगा? 1/8 एटम बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब हमें निकालने थे क्या थे? हमें क्या निकालना था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर्स हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? हमने अभी फाइंड आउट किया 1/8। तो 8 × 1/8 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो एक यूनिट सेल में कौन सा यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, 8 एटम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर 8 एटम प्रेजेंट होंगे, पर जब हमने इसको एक्चुअली फिगर आउट किया तो हमने देखा कि जो पार्टिकल है वो शेयरिंग में है। ठीक है, क्लियर? तो जब पूरा देखा कैलकुलेट करके तो पता चल रहा है कि एक यूनिट सेल के पास सिर्फ एक ही एटम होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के पास। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इसको रिवाइज करते रहिए पिछले को, ताकि आप भूलें ना। ओके, ठीक है, बाय।